फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ साइंस। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ये है सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए। और जो हमारा टॉपिक है ये है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये केमिस्ट्री का, जिसे हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं दोस्तों। और इस चैप्टर से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप जब भी पेपर कोई उठा लेंगे प्रीवियस ईयर के, तो वहाँ पर आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप MCQ प्लस PYQs की अगर स्टडी अच्छे से करेंगे तो आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ सकते हैं। सेशन को पूरा देखिएगा। अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। पहला क्या है देखिएगा, अ फिज़िकल चेंज इज़ जनरली, मतलब क्या है कि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रहा है देखिएगा, रिवर्सिबल, ऑप्शन बी है इरिवर्सिबल, ऑप्शन सी है कंसिडरेबल, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, यानी कि उत्क्रमणीय, अपरिवर्तनीय, या फिर परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय भी कह सकते हैं इसे, और विचारणीय यानी कि कंसिडरेबल, या फिर इनमें से सभी क्या है आपको बताना है। देखिए, पहले तो आप समझिए कि चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के चेंजेस होते हैं दोस्तों। एक होता है फिज़िकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज की जब बात आती है तो यानी कि किसी एक सब्सटेंस का, कोई एक ऑब्जेक्ट का अगर साइज़ बदल रहा है, उसका साइज़ में अगर चेंजेस आ रहे हैं, उसके कलर में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसकी जो रासायनिक जो प्रॉपर्टी है वो अगर सेम रहती है उसकी, अगर उसमें चेंजेस नहीं आते तो उसे हम कहेंगे फिज़िकल चेंज। यानी कि एक पेपर है, आप अगर एक पेपर को लेंगे तो दिखने में पेपर है, आप उसको फाड़ रहे हैं, उसके टुकड़े कर रहे हैं, लेकिन टुकड़े करने के बाद भी वो पेपर ही है अभी, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा उसका फिज़िकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज की अगर हम बात करेंगे तो केमिकल चेंज क्या रहेगा दोस्तों, अगर उसी पेपर को हम जला रहे हैं तो जलाने के बाद उस पेपर की ऐश हमको मिल रही है, यानी कि एक उसकी राख मिल रही है और एक नया सब्सटेंस हमें मिल रहा है। जो उसकी ऐश है वो एक नया सब्सटेंस तैयार हुआ है और जो पेपर था वो जल गया। तो ये जो रहेगा ये चेंज, इसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। जैसे कि पानी है, पानी को आपने फ्रीज़ में रख दिया आपने, तो फ्रीज़ हो गया पानी, बर्फ़ बन गया, वो उसकी फ़िज़िकल चेंज, उसकी क्वालिटी चेंज हो गई। लेकिन अगर उसी पानी को अगर हम किसी चीज़ में मिलाकर अगर पका दें, जैसे कि हम भोजन या फिर खाना पका रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर केमिकल चेंज हो जाएगा। अगर हम कोई फूड पकाते हैं, कोई खाना पकाते हैं, तो वहाँ पर पकने के बाद एक नया सब्सटेंस तैयार होता है। किसी भी आप वेजिटेबल्स को ले लो, वेजिटेबल्स को आप पकाएंगे तो पकाने के बाद वहाँ पर कुछ चेंजेस आ जाएंगे, उनका कलर चेंज हो जाएगा, उनके अंदर केमिकल प्रोसेस हो जाएगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे उनके अंदर, तो वो जो रहेगा वो केमिकल चेंज रहेगा। तो आसान भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि कोई चीज़ अगर दिख रही है, जैसे कि कोई पेपर है, और अगर वो दिखने में तो सेम है लेकिन उसका कोई नया सब्सटेंस तैयार नहीं हो रहा है, तो वो फिज़िकल चेंज है। और अगर कोई नया सब्सटेंस हमें मिलता है तो वो केमिकल चेंज रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, अ फिज़िकल चेंज इज़ जनरली, फिज़िकल चेंज आमतौर से क्या है ये आपको बताना है, सामान्यतः क्या है। तो फिज़िकल चेंज हमेशा रिवर्सिबल होता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि पानी था, पानी से बर्फ़ बन गया, बर्फ़ से फिर हमने उसको पानी में बदल लिया। पानी है, पानी को आप उबाल रहे हैं, उबालने के बाद वापस से पानी ठंडा हो रहा है, तो ये क्या हो गया, वो फिज़िकल चेंज हो, और वो रिवर्स हो रहा है, अपने आप को वापस उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में वो वापस अपने आप को लेकर आ रहा है। तो ये क्या रहेगा दोस्तों, ये रिवर्सिबल रहेगा। तो फिज़िकल चेंज जो होता है यह हमेशा जनरली, हमेशा नहीं कह सकते हम इसे, जनरली कह सकते हैं कि आमतौर पर ये जो सो रिवर्सिबल होता है। तो ऑप्शन 1 जो रहेगा हमारा, ऑप्शन ए, ये हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन आमतौर पर प्रतिवर्ती होता है, मतलब ये जनरली रिवर्सिबल होता है, जिसका अर्थ है कि मूल पदार्थ को आम तौर पर बहाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पिघलती बर्फ़ या उबलता पानी, जहां पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको इमेजेस भी दिए गए हैं, जैसे कि ये लकड़ी जल रही है, तो लकड़ी जल रही है, तो लकड़ी पहले लकड़ी थी, आपने उस लकड़ी को टुकड़े कर दिया तो वहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ फिज़िकल चेंज हुआ। लेकिन उसी लकड़ी को आपने जला दिया
तो वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, वो धुआं बन के राख बन के उड़ रहा है, उसकी ऐश हमें मिल रही है, उससे कोयला हमें मिल रहा है। तो उसकी अब सारी की सारी उसकी जो परिस्थिति थी, उसकी जो बनावट थी, वो जिस तरह से दिखता था, वो सब के सब वहाँ पर बदल गया है। एक नया प्रोडक्ट हमें, एक नया सब्सटेंस हमें मिल गया। तो ये क्या रहेगा, ये केमिकल चेंज रहेगा और ये इरिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल किसे कहते हैं हम, जैसे कि पानी का बर्फ़ में बदलना या बर्फ़ का पानी में बदलना, ये रिवर्सिबल है। लेकिन लकड़ी जल गई, उसके बाद वो कोयला मिल गया, और कोयले को वापस हम लकड़ी में ला सकते क्या, नहीं ला सकते। तो ये रहेगा इरिवर्सिबल। तो क्लियर है दोस्तों यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज हैज़ ऑकर। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत रासायनिक परिवर्तन होने का संकेत देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज हैज़ ऑकर्ड। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। चेंजेस इन शेप, मतलब आकार में परिवर्तन। अगर आकार में परिवर्तन होता है तो क्या वहाँ पर केमिकल चेंज होता है, नहीं होता दोस्तों। किसी भी चीज़ का अगर शेप अगर चेंज होता है, एक ग्लास है, ग्लास को हमने तोड़ दिए, तो क्या वहाँ पर केमिकल चेंज कुछ हुआ है, वहाँ पर नहीं हुआ, केमिकल चेंज कुछ नहीं हुआ, तो ये इंडिकेट नहीं करता। तो ऑप्शन 1 तो यहाँ पर गलत हो गया। बी है चेंजेस इन कलर, मतलब रंग में परिवर्तन। तो ये बात आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि रंग में परिवर्तन अगर होगा दोस्तों हमारा, यानी कि एक एग्ज़ाम्पल अगर आप लेंगे, एक केला है और उसको आपने कट किया, कट करने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा लाइट भूरा ब्राउन कलर का हो जाएगा वो। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। अगर कोई फ्रूट्स है, आपने उसको पका दिए, पकने के बाद उसको आप 2-3 दिन और रख दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज हो रहा है तो वहाँ पर उसका कलर भी चेंज हो रहा है। अगर एक सेब है, एक एप्पल है, आपने एप्पल को ऐसे ही 3-4 दिन फ्रिज के बाहर कहीं तो रख दिया, अब वो क्या हो गया, ख़राब हो गया, उसके अंदर कलर चेंज हो गया, उसका कलर डार्क या ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो कलर चेंज जो हो रहा है, ये एकदम स्ट्रांगली इंडिकेट करता है दोस्तों कि वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये एक संकेत है कि केमिकल चेंज हुआ है। अगर शेप चेंज होता है, अगर किसी का मैटर, ये स्टेट मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, तो ये बिल्कुल नहीं बता सकता। लेकिन अगर कलर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर आप स्ट्रांगली ये समझ सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ जिंक लेयर ऑन आयरन। निम्नलिखित में से कौन लोहे पर जिंक की परत जमा करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। देखिए आजकल आपने बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, जैसे कि अभी जो लाइट के जो पोल्स आ रहे हैं, खंभे जो आ रहे हैं लोहे के, तो उसके ऊपर एक वाइट कलर की या सिल्वर कलर की आपको कोटिंग देखने को मिलती है दोस्तों। इसी तरह से किसी भी आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर जो सो एक जिंक की कोटिंग आ रही है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, यहाँ पर वही आपको बताना है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं यहाँ पर, गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वेनीकरण, क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकरण, रस्टिंग यानी कि जंग लगना, या फिर डी है नन ऑफ दी अबो यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं ऑप्शन ए यानी कि गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, असल में जिंक जो मेटल होता है उसको पिघला दिया जाता है नियर अबाउट 450 डिग्री पर या फिर 460 डिग्री पर उसको मेल्ट कर दिया जाता है। और उस मेल्टेड जिंक के अंदर वहाँ पर किसी आयरन को डुबोया जाता है और वहाँ पर उसको डुबोकर वहाँ से निकाला जाता है। यानी कि एक तरह से उसके ऊपर एक जिंक की परत को चढ़ा दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस इमेज के अंदर गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। Galvanization is a process of applying a protective zinc coating to iron or steel to prevent rusting. This zinc layer acts as a barrier preventing moisture and oxygen from reaching the iron underneath, thereby reducing corrosion. यानी कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एक बड़ी सी प्लेट या फिर एक टैंक के टाइप में जो सो वहाँ पर जिंक को मेल्ट कर दिया गया है, पिघला दिया गया है। और यहाँ पर देखिए आपको डिग्री भी कितने डिग्री पर, उसको 450 या 460 डिग्री पर जो सो उसको मेल्ट कर दिया जाता है। और इस तरह से एक लोहे का जैसा पोल है, एक स्टील का पोल है, और इस स्टील के पोल को इस जिंक के अंदर यहाँ पर डुबोया गया है।
और उसके अंदर डालकर फिर वहाँ पर से वापस उसको निकाला गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक सिल्वर कोटिंग यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो इस तरह से एक कोटिंग उसके ऊपर, उस आयरन के पोल के ऊपर या स्टील के पोल के ऊपर वहाँ पर जो सो आपको एक कोटिंग चढ़ी हुई नज़र आती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों गैल्वेनाइजेशन। अब ये करते क्यों हैं, क्यों ज़रूरी है गैल्वेनाइजेशन? अगर आयरन रहेगा, लोहा रहेगा तो उसको जंग लगेगा, रस्ट या फिर कोरोजन होगा वहाँ पर। क्यों होगा? क्योंकि अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में अगर आयरन आता है या फिर आपके वाटर के कांटेक्ट में और ऑक्सीजन को कांटेक्ट में अगर आयरन आता है तो वहाँ पर रस्टिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है, कोरोजन का प्रोसेस चालू होता है दोस्तों वहाँ पर। तो उससे बचाने के लिए और किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी मेटल की लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए, उसकी जो लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता? जो केमिकल चेंज को नहीं दर्शाता, नहीं बताता, वो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है बर्निंग ऑफ लीव्स, मतलब पत्तियों का जलना। ऑप्शन बी है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों का किण्वन। देखिए फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि यीस्ट हो गया या फिर बैक्टीरिया हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं किसका? आपके अल्कोहल का या फिर एसिड्स का या फिर लैक्टिक एसिड्स का या फिर अदर गैसेस का। तो वो जो प्रोसेस होता है दोस्तों उसे कहते हैं फर्मेंटेशन। और ये सब होगा कब? ये होगा, हमने जो रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ा था तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने वहाँ पर समझा था। जैसे कि वहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर कोई आदमी एक्सरसाइज करता है या कोई दौड़ता है, फास्ट अगर दौड़ता है तो दौड़ने के बाद वहाँ पर उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जब बढ़ेगी वहाँ पर तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पर स्टार्ट होगा। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो प्रोडक्शन किसका होगा वहाँ पर? लैक्टिक एसिड का। तो इसी तरह से अलग अलग फर्मेंटेशन के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसी तरह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है ग्रेप्स के अंदर दोस्तों। ग्रेप्स को जब ऑक्सीजन की सप्लाई ग्रेप से काट दी जाती है तो वहाँ पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से अल्कोहल या फिर बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं वहाँ पर तैयार की जाती है। ऑप्शन सी क्या दे रहा है? टर्निंग ब्राउन ऑफ फ्लेशी कट बनाना, मतलब ताज़े कटे केले का भूरा हो जाना। तो ये क्या है? ये भी एक केमिकल चेंज है, लेकिन हमको बताना क्या है, केमिकल चेंज कौन सा नहीं है, हमको ये बताना है। ऑप्शन डी है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी का जम जाना। तो बिल्कुल ये यहाँ पर जो है सो केमिकल चेंज नहीं है, ये बल्कि हमारा फिज़िकल चेंज है दोस्तों। ऑप्शन डी जो है ये फिज़िकल चेंज है, क्योंकि पानी का जमना या फिर बर्फ़ का पिघलना ये फिज़िकल चेंज में आता है, ना कि केमिकल चेंज में। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज़ द एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क? आतिशबाजी का विस्फोट किस प्रकार का परिवर्तन है? जो फायरवर्क्स होते हैं, जैसे पटाखे वगैरह जो फोड़ते हैं, तो वो किस तरह का चेंज है वो आपको बताना है। आतिशबाजी के अंदर जो विस्फोट होता है वो किस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है? ऑप्शन ए है फिज़िकल चेंज, ऑप्शन बी है केमिकल चेंज, ऑप्शन सी है नॉट अ चेंज और ऑप्शन डी है रिवर्सिबल चेंज। तो देखिए जब भी फायरवर्क्स का एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल चेंजेस आपको नज़र आते हैं, और ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं दोस्तों ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये अपरिवर्तनीय होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको रासायनिक परिवर्तन देखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी फायरवर्क्स का जो एक्सप्लोजन होता है या फिर जो पटाखे होते हैं, जो विस्फोट होता है, तो उस या फिर आतिशबाजी होती है, तो आतिशबाजी के अंदर क्या होता है, वहाँ पर एक तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक तो आपका लाइट प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से, और फिर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ें आपको केमिकल चेंजेस के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। फिज़िकल चेंजेस में सिर्फ आपका आकार चेंज हो सकता है, साइज़ चेंज हो सकता है वहाँ पर, या फिर कलर चेंज हो सकता है। कलर चेंज आपको केमिकल चेंजेस के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो कह रहा है दोस्तों कि फायरवर्क्स जो होते हैं, विस्फोट जो होते हैं, आतिशबाजी का जो विस्फोट होता है, वहाँ पर आपको रासायनिक चेंज देखने को मिलता है, और ये इरिवर्सिबल होता है, अपरिवर्तनीय होता है ये। क्वेश्चन नंबर 6
व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज, मतलब क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो बनने वाला पदार्थ क्या है ये आपको बताना है। किसी भी चूने के पानी से, यानी कि लाइम वाटर जिसे हम कहते हैं, किसी भी लाइम वाटर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को वहाँ से गुजारा जाता है, तो जो सब्सटेंस जो हमें मिलता है दोस्तों वो मिलेगा हमें कैल्शियम कार्बोनेट। वो मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों मिलेगा? देखिए यहाँ पर समझिएगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को चूने के पानी से, चूने का पानी क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल है। जब चूने के पानी से या लाइम वाटर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ये देखिएगा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और शेप चूने के पानी को दूधिया बना देता है, और जब वहाँ पर से कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है तो उसका जो कलर होता है वो मिल्की हो जाता है, वो दूधिया कलर का हो जाता है। तो ये उसका रीज़न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर रस्टिंग टू ऑकर, यानी कि जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है। देखिए कोरोजन या फिर रस्टिंग का जो प्रोसेस है दोस्तों, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक है आपका ऑक्सीजन, दूसरा आपका मॉइस्चर या फिर वाटर। एक तो पानी चाहिए उसको, या फिर मॉइस्चर नमी चाहिए उसको, और उसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन आना चाहिए। आपने अगर कोई स्टील या आयरन की जो सो अगर कोई आपके पास प्लेट्स है या फिर कोई ख़राब हो गई हुई चीज़ें हैं तो आप उसको कुछ दिनों के लिए जो सो आप खुले में बाहर हवा में छोड़ दीजिए। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर पूरा जंग लग चुका है। क्यों लगता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ साथ नमी के कांटेक्ट में आ रहा है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, या फिर पानी के कांटेक्ट में आ रहा है। तो पानी के कांटेक्ट में और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर कोई स्टील या आयरन की चीज़ आती है तो वहाँ पर रस्टिंग का प्रोसेस होता है दोस्तों। और ये जो प्रोसेस होता है ये आपका केमिकल चेंज कहलाता है। ये आपका केमिकल चेंज कहलाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर रस्टिंग टू ऑकर, यानी कि नीचे दिए गए में से कौन सा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आपको वो बताना है, आवश्यक नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी आपको वहाँ पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लगता है रस्टिंग के लिए, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर लगते हैं, या फिर प्रेजेंस ऑफ वाटर लगता है। अगर वहाँ पर पानी मौजूद है या फिर आपके वेपर्स मौजूद है या फिर आपके ऑक्सीजन वहाँ पर है तो वहाँ पर रस्टिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लाइम वाटर मिल्की। हमने अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चूने के पानी को दूधिया बनाने के लिए जिम्मेदार है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था यहाँ पर इसका आंसर वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारते हैं तो वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और ये चूने के पानी को दूधिया बना देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। तो देखिए अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस जो आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस की स्किन के लिए या फिर ह्यूमंस के हेल्थ के लिए, एनिमल्स की हेल्थ के लिए, तो उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकने के लिए कौन सी गैस है जो वहाँ पर काम करती है। तो देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, O2 यानी कि ऑक्सीजन, O3 CO2 या फिर N2। N2 क्या है दोस्तों? N2 यानी कि नाइट्रोजन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों भी आपको इन्वायरमेंट में मिलेंगे, लेकिन O3 जो है ये ओजोन गैस है दोस्तों। ओजोन है ये O3, एक लेयर है ओजोन की जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब आते हैं सूरज की किरणों से तो उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है यहाँ पर। तो राइट हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा O3 यानी कि ओजोन गैस।
क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा, रस्टिंग ऑकर्स व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू, मतलब लोहे पर जंग तब लगती है जब वो किसके संपर्क में आता है। अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने आपको कि अगर वो वाटर वेपर्स या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या फिर पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तब वहाँ पर रस्टिंग का प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, जंग लगने का प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साल्ट वाटर एंड क्लाउड्स, ये बिल्कुल गलत है। ब्रीज एंड सनलाइट, ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। सॉइल एंड रेन, ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर सही ऑप्शन इसके लिए फिट होता है दोस्तों। ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में अगर कांटेक्ट में आता है कोई भी आयरन, तब वहाँ पर रस्टिंग का प्रोसेस चालू होता है। देखिए यहाँ पर आप इस शिप को देखकर भी बता सकते हैं, ये जो जहाज़ है यहाँ पर, इसमें शिप्स के अंदर दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा रस्टिंग का प्रोसेस देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि शिप्स जो होते हैं 24 घंटे और साल के 12 महीने आपको पानी के अंदर देखने को मिलेंगे, और उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, वाटर वेपर्स, वाटर्स, ऑक्सीजन, सारे के सारा वो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो शिप्स के अंदर आपको रस्टिंग का प्रोसेस देखने को मिलता है, और इस प्रोसेस को अगर हमको रोकना है तो शिप्स का आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है टाइम टू टाइम। अगर उसका मेंटेनेंस नहीं किया जाता है, उसको कलर नहीं किया जाता है, पेंट नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर सबसे फास्ट रस्टिंग का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा शिप्स के अंदर दोस्तों, और बहुत जल्दी शिप्स इसकी वजह से ख़राब हो सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, टाइम टू टाइम इसको कलर और पेंट करना पड़ता है, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, सारी चीज़ें यहाँ पर टाइम टू टाइम करना पड़ता है शिप्स के कोरोजन को रोकने के लिए, रस्टिंग को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ एन, मतलब किसी भी पदार्थ का जलना एक है, क्या है ये आपको बताना है। फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है, या फिर बोथ बी एंड सी दोनों है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या फिर अपरिवर्तनीय परिवर्तन है, या फिर दोनों है, बी और सी दोनों है। तो देखिए जब भी कोई चीज़ जलती है तो वहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप अगर पेपर को जला रहे, आप अगर लकड़ी को जला रहे, या कोई और चीज़ को वहाँ पर बर्न करना है, तो कंबशन का प्रोसेस वहाँ पर होता है दोस्तों। जब कोई चीज़ जलती है तो वहाँ पर एक केमिकल प्रोसेस होता है और केमिकल चेंज होता है, और ये इरिवर्सिबल होता है। अगर किसी चीज़ को आपने जला दिया है तो वो इरिवर्सिबल होगा, वापस से आप उसको पुरानी वाली स्थिति में आप उसको नहीं ला सकते, तो ये इरिवर्सिबल रहेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर इसके हिसाब से रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी दोनों यहाँ पर सही है कि बर्निंग जो प्रोसेस है ये केमिकल चेंज भी है और इरिवर्सिबल चेंज भी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन इज़ नोन एज, यानी कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एल्यूमिनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, या फिर आयरनिंग। तो क्या कहते हैं दोस्तों, हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि गैल्वेनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, गैल्वेनीकरण का जो प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि किसी भी आयरन के ऊपर या फिर किसी भी मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की परत को चढ़ाना। जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चन पहले वहाँ पर एक इमेज के अंदर देखा था कि आयरन की जो रॉड है या पोल है आयरन के, तो उसको जो सो जिंक के मेल्टेड लिक्विड के अंदर उसको डाला गया और वहाँ पर उसका गैल्वेनाइजेशन किया गया। तो ऑप्शन जो रहेगा इसका वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है ये आपको बताना है। फिजिकल चेंज कौन सा है? ऑप्शन ए है बर्निंग ऑफ वुड, बी है रिपनिंग ऑफ फ्रूट यानी कि फलों का पकना, सी है कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इन स्मॉल पीसेस, और डी है कुकिंग ऑफ फूड यानी कि भोजन पकाना। तो अगर इस हिसाब से आप अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, ये आपको केमिकल चेंज आपको पता लग रहा है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट यानी कि फलों का पकना, फल अगर पकेगा तो अपना कलर चेंज करेगा। अगर आम है, एक मैंगो है और वो पक रहा है, पहले वो ग्रीन था, उसके बाद उसका कलर चेंज हो गया, तो क्या हुआ वहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है दोस्तों। कोई भी फ्रूट, आप सिर्फ एप्पल ही, मैंगो ही नहीं, आप एप्पल लीजिए, आप बनाना लीजिए, तो जैसे जैसे फ्रूट पकेगा वहाँ पर उसका कलर चेंज होगा और उसके अंदर केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड इन स्मॉल पीसेस, लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना।
अब लकड़ी है, आपने उसको काट दिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिया, क्या वहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं? सिर्फ फिज़िकल चेंज हो रहा है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल यानी कि भौतिक चेंज हो रहा है वहाँ पर, केमिकल चेंज कुछ नहीं हो रहा है। लकड़ी है, लकड़ी ही रह रही है, कोई दूसरा चेंज, कोई नया सब्सटेंस हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन उसी लकड़ी को आप जला देंगे तो फिर वहाँ पर हमें कोयला मिलेगा, तो चेंज कुछ नहीं मिलता है हमें। तो ये जो ऑप्शन है हमारा, ये रहेगा हमारा राइट ऑप्शन सी, यानी कि कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इन स्मॉल पीसेस। ये क्या है? ये एक फिज़िकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल फिजिकल चेंज? निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए, बताना है आपको, रिवर्सिबल भी है और फिजिकल भी है, उसके अंदर दोनों क्वालिटी है, ये आपको बताना है। सोच समझकर इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है बर्निंग वुड, यानी कि लकड़ी को जलाना। क्या ये फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल चेंज है? बी है आइस मेल्टिंग इनटू वाटर, बर्फ़ का पानी के अंदर पिघलना, बर्फ़ का पिघलकर पानी बन जाना। ये क्या है? ये बताना है आपको। कुकिंग एन एग, एक अंडा है, अंडे का पकना, ये क्या है? या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम बात करेंगे तो ये केमिकल चेंज है, ये हमको पता है, और ये रिवर्सिबल नहीं है बल्कि ये इरिवर्सिबल है। तो ऑप्शन डी तो यहाँ पर कट गया। ऑप्शन सी क्या है? कुकिंग ऑफ एग, यानी कि अंडे का पकना। तो अंडे का पकना ये भी क्या है? अंडे को हमने पका दिए, ऑमलेट बना दिए, अब ऑमलेट से वापस से हम उसको एक अंडा बना सकते हैं क्या? एक साबित अंडा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो ऑब्वियसली ये भी जो है हमारा केमिकल चेंज है और ये इरिवर्सिबल चेंज है। लेकिन आपको बताना है रिवर्सिबल और फिज़िकल चेंज। तो आइस मेल्टिंग इनटू वाटर, यानी कि बर्फ़ का पिघल कर पानी बन जाना, ये एक रिवर्सिबल और फिज़िकल चेंज है। क्योंकि हम अगर बर्फ़ को पानी में बदल रहे हैं तो पानी को बर्फ़ में भी बदल सकते हैं वापस। तो ये क्या होगा? फिज़िकल होगा और रिवर्सिबल भी रहेगा, हम इसको वापस इसकी पुरानी वाली स्थिति में हम लेके आ सकते हैं। तो ये था इसका राइट आंसर दोस्तों। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, बहुत ही अच्छे इंटरेस्टेड क्वेश्चन थे। और अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द हम PYQs भी स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हमारे MCQs की सीरीज़ ख़त्म होती है हम PYQs की सीरीज़ भी चालू कर देंगे यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड।